हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है केमिस्ट्री के लेक्चर में। और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2019 के पेपर सॉल्यूशन की। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री पेपर की, है ना। तो बेसिकली अगर सबसे पहले शुरुआत की जाए पेपर के बारे में, तो हम शुरुआत करेंगे एनालिसिस से। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए 2019 के पेपर को, तो मैक्सिमम अगर वेटेज अगर देखा जाए तो वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, है ना। मतलब आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप, कीटो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। और एसिड डेरिवेटिव अगर कहा जाए तो ये सारे आपके पास जो सबसे ज्यादा वेटेज के थे। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं ऐसा कि आपके पास हर सेशन में थ्री क्वेश्चंस यहां से आए थे, कम से कम आप मान के चल सकते हैं, है ना। तो आपके पास हर सेट के अंदर थ्री क्वेश्चंस कहां से आए थे आपके पास? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर आप चैप्टर मान सकते हैं। और दूसरा चैप्टर जो मेरे पास एनसीईआरटी का है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दो चैप्टर से आपका थ्री क्वेश्चंस हर सेट में लगभग आप मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो चैप्टर मेरे हिसाब से सबसे छोटा है और सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। गारंटीड आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है ना। और ये आपके पास चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, जो कि 11th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है ना। तो ये आप विशेष तौर से करके जाएं। जो कि आपका जैसा है कि वाटर के अंदर आपका जो आयंस हुआ करते हैं वो उनका आपका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए कि तो वो सेफ होते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। एक वो टेबल आप अच्छे से देख लीजिएगा, जितनी आपके पास फुल फॉर्म्स हैं उस चैप्टर के अंदर प्लीज उसके थ्रू गो थ्रू हो जाएगा। और छोटी छोटी सी जो टर्म्स हैं उनसे आप कर लीजिएगा, तो मेरे सबसे सफिशियंट रहेगा। इसके बाद अगर बात की जाए जो आपसे आपके पास लगभग हर सेट में दो दो क्वेश्चन आए थे, वो चैप्टर बनते हैं आपका जैसा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यू कैन से। दूसरा जो आप ऐसा कह सकते हैं आपका जैसा एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं जितनी भी बात करूं ऐसा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग से काफी कम क्वेश्चन आए थे। पर अगर बात की जाए केमिकल बॉन्डिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही यूज होते हैं हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप ऐसा है कि शुरुआत कीजिए पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिसिटी से, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस पे आपका ऐसा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं बॉन्डिंग से भी तो भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर बाकी सभी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो जो आपको चैप्टर अगर लगता है कि डिफिकल्ट सा है तो आप छोड़ सकते हैं। पर ऐसा है कि यहाँ पर जो चैप्टर और आपको करना चाहिए वो है थर्मो, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। क्योंकि ये ऐसा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मो, ये वो चैप्टर है जो आपके फिजिक्स में भी है ना। तो आपके पास काफी सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इनको पहले करना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन क्या कहता है? एल्यूमिनियम इज यूजुअली found in +3 oxidation state. In contrast, thallium exists in +1 and +3 oxidation state. This is due to, है ना। तो बेसिकली सीधी सी बात इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वो होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए हम चीजों को समझना शुरू करते हैं, है ना। तो आपका जैसे बोरॉन फैमिली की बात की जाए, है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना, सभी ने ही पढ़ा है, ओके। तो बेसिकली हम बात करते हैं कंपैरिजन जो हो रहा है, तो हो रहा है एल्यूमिनियम के बीच में, और दूसरा मेरे पास थैलियम जो कि ये रहा। अच्छा, अब बेसिकली बात करते हैं क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, है ना। तो जैसे कि अगर बोरॉन की अगर बात की जाए तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? आप बोलते हैं सर इट इज 1s2 2s 2 2p 1 p1 कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है। 5 एटॉमिक नंबर होता है बोरॉन का, हाँ नहीं? अच्छा, तो मेरे पास ये हो गया। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास जो आता है वो आता है NH2 NP1। क्या आता है मेरे पास? NH2
NP1। भाई मैं बहुत है ना कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज विशेष ध्यान रखिएगा आप सभी, है ना। तो NH2 NP1। इसी तरह से अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम का क्या रहेगा आपके पास, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3H2 3P1, ठीक है। और थेलियम का जो मेरे पास रहेगा 6H2 6P1, है ना। डी वाले में आप काउंट नहीं कर रहा, डी और एफ के जो भी आएंगे बीच में, मैं सिर्फ लास्ट से 6H2 6P1 की बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, है ना, तो क्या होता है आपके पास ऐसा है कि जो एस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट पड़े, एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जिसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। एज वी गो डाउन इन द ग्रुप, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। बेसिकली अगर बात की जाए तो थीलियम के इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं शो करूं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 6s के, p की अगर बात की जाए तो p के अंदर मेरे पास 3 ऑर्बिटल हुआ करती हैं, जिसमें से मेरे पास एक ऑर्बिटल में 1 है, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका ऐसा है कि s के अंदर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने से मना कर देते हैं। समझ में आ रही बात। अब क्या होगा, अब ये होता है कि आपस ये p के अंदर जो आपस एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इस कारण से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन, थीलियम। समझ में आ रही बात। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं, कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं आपके पास ऐसा है कि आपका एस ऑर्बिटल जो होती है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होती है, इस कारण से हुआ करता है। फिर कुछ लॉजिक इस तरह से आते हैं आपके पास ऐसा है कि DNF ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट का भी आपके पास लॉजिक आता है यहाँ पर, क्योंकि इनके बीच में डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एस बहुत ज्यादा पास हो जाएगा न्यूक्लियस के, उस कारण से भी उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा रहता है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जबकि इन केस ऑफ एल्यूमिनियम ऐसा कुछ है नहीं आपके पास। तो आपके पास ऐसा है कि जैसे कि मेरे पास एस के अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर आपके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सेम कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक्साइटेड फॉर्म में जब एल्यूमिनियम आता है तो आपके पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर लेता है आपके पास एक्साइटेशन कंडीशन में, एक्साइट स्टेट में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पी में शिफ्ट हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनर पेयर इफेक्ट के कारण आपको एक ही बॉन्ड बन पाता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, +3 डिक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जबकि +1 की स्टेबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो जाती है। इस इफेक्ट को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, एज वी गो डाउन इन द ग्रुप द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल do not participate in the bonding. This phenomena or effect is called inert pair effect. समझ बात। रिजल्ट क्या आता है आपके पास, जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास पूरे ग्रुप की, उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो +3 स्टेबल नहीं है थीलियम के लिए, +1 ज्यादा स्टेबल है तो वो चाहेगा +1 में रहे। तो यहाँ पर थीलियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है, +3 एंड +1, जिसमें से +1 ज्यादा स्टेबल रहती है। लॉजिक क्या है आपके पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना सा है और है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। क्या कहता है, फॉर एमिशन ऑफ लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम Ni, इनिशियल हम मान सकते हैं, एट टू NF NN, आपस ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, 8 से किसी n नाम के ऑर्बिट के अंदर, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n² विल बी। और यहाँ पर मेरे पास RH राइडबर्ग कांस्टेंट है। आप सबसे पहले हम देखते हैं भाई 4 मेरे पास जो ऑप्शंस है उनसे गो थ्रू हो लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है लीनियर विथ इंटरसेप्ट -RH, ओके। नॉन लीनियर बी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन है लीनियर विथ स्लोप RH, एंड डी ऑप्शन जो है वो है लीनियर विथ स्लोप -RH। मैंने सबसे पहले ऐसा है कि जो भी कॉन्सेप्ट है हम सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के हमको बोलता है कि भाई मैं क्या हूं, RH, है ना, 1/n1² माइनस 1/n2² है, बिल्कुल सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मेरे पास RH की वैल्यू 109,677 है तो ठीक है, क्या होती है 109,677 ऑब्वियसली। अब बेसिकली बात की जाए ऐसा कि मैंने कहा मेरे को क्या करना है कि मुझे यहाँ पर रिलेशन निकालना है वेव नंबर का, न्यू बार का, किसके साथ में, n² के साथ में। तो मैंने वैल्यूज पुट करना शुरू किया। तो न्यू बार इक्वल टू जो मेरे पास हो जाएगा, मैंने RH को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हो जाएगा RH, n1 की जगह मैंने पुट किया 8, तो इट्स
एट स्क्वायर माइनस आर एच, और N2 जो मेरे पास है वो एक्चुअली क्या है, N है, तो यहाँ पर सिर्फ N स्क्वायर है। मुझे रिलेशन निकालना है 1 अपॉन N स्क्वायर के साथ में, तो आपके पास इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और मेरे पास x एक्सिस पे आना चाहिए 1 अपॉन N स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन को पूरा उसी के हिसाब से अरेंज करूंगा, न्यू बार इज इक्वल्स टू माइनस आर एच, है ना, यहां मैंने लिख दिया 1 अपॉन N स्क्वायर, कोई डाउट, ताकि मेरे पास इजीली कंपैरिजन हो जाए, प्लस, और मैंने यहाँ पे ये वाली जो चीज आ रही है आर एच अपॉन 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब जब मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा तो पहली बात मेरे पास जो स्लोप, m इज द स्लोप, स्लोप इज माइनस आर एच, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे मेरे पास 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा, y एक्सिस पे मेरे पास वेव नंबर आएगा, तो ये हो गया मेरे पास स्लोप, और मेरे पास ऐसा है कि y इंटरसेप्ट जो आएगा वो आएगा आर एच अपॉन 64, एडवर्ब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 64। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए, तो स्लोप मेरे पास क्या है, माइनस आर एच, ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन है ये, तो लीनियर तो बनेगा ही बनेगा, नॉन लीनियर वाला तो कैंसिल हो गया, इंटरसेप्ट मेरे पास आर एच अपॉन 64 है, तो ये कैंसिल, लीनियर विद स्लोप आर एच, मैंने ये कैंसिल, माइनस आर एच स्लोप है, तो डी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है, चले, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है क्वेश्चन, है ना, तो इक्विलिब्रियम, है ना, जिन लोगों के कॉन्सेप्ट वीक है उनसे विनम्र निवेदन है, प्लीज इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं, पर फिर भी जहां तक मैं बोल रहा हूं उतना चीजें पकड़ने की कोशिश कीजिएगा एक बार, है ना। क्या है क्वेश्चन, 20 ml of 0.1 molar H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 moles of NH4OH solution, the pH of the resultant mixture is, तो resultant mixture का मेरे पास pH क्या है, सबसे बड़ी बात कि मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा कौन सा, है ना, सॉल्यूशन बनेगा कौन सा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, मैंने कहा NH4OH, जो कि मेरे पास एक कहा जाए एक माइल्ड बेस है, कह सकते हैं, है ना, रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ में, ओके, क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्राइस SO4 प्लस वाटर, ठीक है। अब बात की जाए क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे पास कॉन्सेप्ट ये है कि जो यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है दोनों एक ही बात है ना, ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, एक ही बात है, NH4OH, H2SO4 की जगह हमने यहाँ पर यूज किया H प्लस आयन, एसिडिक मीडियम मतलब एसिड हो गया आपके पास, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट मतलब वो आपका जैसे अमोनियम का सॉल्ट है, वाटर की जगह वाटर। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले जो मेरे पास गिवन डाटा था उसके हिसाब से, तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है वॉल्यूम, है ना, और ये मेरे पास होगी मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला हुआ करता है वो हुआ करता है, क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ऑब्वियसली, क्योंकि मोलरिटी का जो फॉर्मूला हुआ करता है वो आपने पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1000 भी आता है ना, पर हमने यहाँ पर ऐसा है कि देखा जाए तो आप NH प्लस जो हम निकालेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसा का आंसर जो मेरे पास यहाँ पर जो आएगा NH प्लस वो मेरे पास आएगा 4, है ना, लॉजिक देगा कोई यहाँ पर किस तरह से आया आपके पास, नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाली H प्लस आयन ने की, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की आप बात करेंगे, है ना, तो इस चीज को समझते हैं, फटाफट देखिएगा कि जैसे कि सपोज H2SO4 है, ओके, अच्छा, तो यहां से बेसिकली अगर बात की जाए तो ये टूटेगा तो आपका 2H प्लस आयन, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाला, जो कि मेरे पास आएगा 20 इंटू 0.1 which is actually 2 only, और 2 मोल्स भी नहीं है, ये 2 मिली मोल्स है, क्या है ये, मिली मोल्स, तो मुझे ऐसा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन की बात करें वो ट्वाइस है, H2SO4 के कंपैरिजन में क्या है, ट्वाइस है, तो ट्वाइस होंगे तो 2 इंटू 2, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4 मिली मोल्स आएंगे किसके, H प्लस आयन के। सेम वे में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी बात करूंगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 0.2 इंटू 30 इट विल गिव 6 मिलीमोल्स। अब रिएक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास ऐसा है NH4OH के 6 मिलीमोल्स, H प्लस आयन के मेरे पास 4 मिलीमोल्स है, रिएक्शन अच्छे से हो रही है, इनिशियली आपके पास यही था, तो मेरे पास ऐसा इसके 4 मोल्स इसके 4 मोल के साथ में रिएक्शन कर जाएंगे, तो 6 में से आपके पास क्या हो जाएंगे, 4 माइनस कर दिया, तो मेरे पास 2 NH4OH के मोल्स, 2 मोल्स ऑफ NH4OH बच जाएगा,
जबकि ये 4 4 आपके पास बन जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास ऐसा कि रिएक्शन होने के बाद मेरे पास क्या बना, तो मेरे पास ऐसा का अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराने पर मेरे पास ऐसा अमोनियम सॉल्ट बना, NH4 प्लस सॉल्ट प्लस साथ में मेरे पास क्या है NH4OH। अब इस मिक्सचर को आप अगर ध्यान से देखें, दिस इज माय वीक बेस और ये है मेरे पास सॉल्ट ऑफ वीक बेस। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? विच रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। तो यहां पर मेरे पास वो क्या होता है, एग्जांपल्स जो मेरे पास आते हैं वो आते हैं वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये कॉम्बिनेशन हो, या फिर वीक बेस के साथ में प्रेजेंट हो सॉल्ट ऑफ वीक बेस, तो वो भी आपके पास बफर सॉल्यूशन होगा। टेंडेंसी क्या रहती है, पीएच चेंज को क्या करते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं। तो जब भी आपका ऐसा बेसिक बफर सॉल्यूशन है, उसके लिए आपके पास पीओएच का जो फॉर्मूला हुआ करता है वो हुआ करता है पीकेपी प्लस लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरे पास जो ऐसा कि वो सॉल्ट ऑफ वीक बेस डिवाइडेड बाय वीक बेस, कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस की कंसंट्रेशन का रेशियो। ठीक है, अब कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि बड़ा आसान सा है ना, क्योंकि आपके पास ऐसा है कि पीकेबी की वैल्यू मैंने कहा दे रखी है, कितनी दे रखी है, मैंने कहा 4.7, ठीक है, प्लस लॉग, फिर हम बात करेंगे कहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयन, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और डिवाइडेड बाय NH4OH कितना था मेरे पास 2 था, तो इस तरह से 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है 0.3010। ठीक है, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 5 निकल के आएगा। ये मेरे पास क्या निकल के आया है, POH नॉट पीएच, मुझे फाइंड करने के लिए दिया गया है पीएच ऑफ द मिक्सचर। तो पीएच जो होता है वो क्या होता है, हम बात करते हैं, ध्यान से याद रखिएगा एक चीज, पीएच प्लस पीओएच का जो सम हुआ करता है वो हुआ करता है 14। तो पीएच जो मेरे पास आ जाएगा वो जाएगा 14 माइनस पीओएच, दिस मींस 14 माइनस 5 यू विल गेट 9। तो 9 मेरे पास बी ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रही बात, याद रहेगा प्लीज। मेरे वापस रिक्वेस्ट है, आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर्मूलाज हैं है ना, वो आपको याद रहने चाहिए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर मेरे पास ये एसिडिक बफर होता तो यहाँ पे पीके हो जाता और सेम कॉन्सेप्ट चलता है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड डिवाइडेड बाय वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, है ना, न्यूमेरिकल से। मेरे हिसाब से ऐसा कि टफ होना नहीं चाहिए, पर फिर भी सोचना शुरू करते हैं क्या है। एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी इज डिस्चार्ज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05 फैराडे। पहला स्टेटमेंट काफी दमदार, सुनने में अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नो डाउट अच्छा होगा। द अमाउंट ऑफ लेड सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ग्राम ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कितना अमाउंट आपका लेड सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा वो आपको बताना है, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड सल्फेट के सॉल्यूशन से पास कराई जाए। पहली बात जो यहाँ पर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा करती वो ये कि आपके पास ऐसा है कि मुझे बस अमाउंट निकालना है ग्राम, है ना, तो उस हिसाब से मुझे पता होना चाहिए ऐसा कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी देने से, है ना, या फिर इतनी इलेक्ट्रिसिटी देने से कितना लेड सल्फेट आपके पास यूज में आता है, उसका अमाउंट कितना, कितने मोल्स आपके पास लेड सल्फेट के होते हैं। तो मेरे पास ऐसा है कि बैटरी की रिएक्शन लेड सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड आया, तो पड़ा लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4 इलेक्ट्रॉन। क्या हो क्या रहा है कि अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका जो दे रखे हैं, है ना, तो ये एक पास एक तरह से आप मान सकते हैं अज्यूम करो चार्ज। चार्ज मेरे पास कितना है, मैंने कहा 0.05 फैराडे। फैराडे इज यूनिट ऑफ चार्ज, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96487 कूलम अप्रोक्सीमेटली। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, 96500 भी कहा जाता है। तो चार्ज जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.05 फैराडे। ठीक है, तो मेरे पास इतना कि इतना चार्ज मेरे पास ऐसा रिलीज हो रहा है। समझ में बात, तो हमने रिचार्ज किया है, तो आपने ये रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि इतना है ना, तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि चार्ज की जनरली हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं NF, इतना कूलम। तो ये N इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहाँ पे क्या समझ रहा ऐसा है कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऐसा है कि 1 मोल ऑफ लेड सल्फेट की रिएक्शन होने पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, है ना, तो चार्ज जस्ट डबल है,
या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो चार्ज आपके पास आ रहे हैं वो जस्ट डबल है। तो इसका मतलब ऐसा है कि लेड सल्फेट की जो आप यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ये 2 है तो ये कितना है 1 मोल है। इसी तरह से अगर आपको 0.05 n की वैल्यू है, जिस तरह से मैंने आपको वहां से बताई थी कंपैरिजन करके, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको 0.05 आ रहे हैं तो ये आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके हाफ होने चाहिए, जो कि होने चाहिए 0.05/2। और यही आपका ट्रिक पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। वापस समझिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इज 2 मोल। लेड सल्फेट कितना है मेरे पास 1 मोल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 मोल से 2 मोल निकल रहे हैं। समझ में आ रही बात। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NF, मुझे दे रखा 0.05 F, तो n की जगह मेरे पास आ रहा 0.05। तो अगर आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 0.05 मोल्स हैं तो इसके मोल्स होंगे 0.05/2। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, मैंने कहा सर 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू वेट कितना, मैंने कहा सर नहीं पता, यही तो निकालना है। मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन में, इससे बढ़िया चीज कुछ हो ही नहीं सकती। Just multiply 303 with 0.05 into 2, which we have done here. It is 7.6 gram. Answer C is correct. कितना आसान सा है ना, एक छोटी सी चीज है ना, और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओके, ओह सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन जो दे रखा वो दे रखा आपका फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, क्या दे रखा है इन द गिवन प्लॉट x is the mass of the gas adsorbed, पता है हमारे को, m is the mass of the adsorbent, ये भी पता है, p is the pressure। तो x by m is proportional to, आपको बताना है कि x by m is proportional to, यहां से आपको देखते हो। तो बेसिकली मुझे वहां जो फॉर्मूला मेरे पास हुआ करता था उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फॉर्मूला मेरे पास जो हुआ करता था वो हुआ था एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए, फ्रेंडलिच के लिए, x by m is directly proportional to p raised to power 1/m। When we solve this, it will gives you x upon n is equals to k p 1 upon n, and then what we do, we take log on both the side। तो log लेने पर आपको जो चीज चमकेगी वो चमकेगी log x by m। यहां मेरे पास आ जाएगा log a into b which is log a plus log b, it's log p 1 upon n। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा पावर आगे आ जाती है log a के साथ। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा है कि पावर जो है मेरे पास वो आगे आएगी, तो उसको सही तरीके से लिख लेते हैं log x upon m is equals to log k plus 1 upon a log p। इजी, मैंने क्या बात, मजा आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई x by m is proportional to p raised to power 1 upon n। मुझे क्या चाहिए, अगर 1 upon n मेरा हो जाए तो मेरा काम हो जाए। Here we have a straight line regarding this graph, तो इसी का बनाओ log x by m versus log p। मतलब ये मेरे पास जो चीज आ रही है ये मेरे पास आ रही है y एक्सिस पे, log p जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है x एक्सिस पे। तो मेरे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y is equals to mx plus c। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि ये मेरा तो हो गया c, और ये 1 upon n जो आ रहा है वो मेरा हो गया स्लोप m। तो m जो मेरे पास हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 1 upon। मैंने कहा ठीक है, क्या मैं इस ग्राफ को देख के स्लोप निकाल सकता हूं, मैंने कहा बिल्कुल। स्लोप क्या होता है, मैंने कहा tan थीटा। क्या होता है ये चीज, tan थीटा। क्या होता है, मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है ट्रायंगल जो बन रहा है, मैंने कहा 2। ओके, बेस कितना आ रहा है, मैंने कहा 4। ओके, कितना हो जाएगा, मैंने 1/2। ओके, तो 1 upon n जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 1/2। मतलब अब यहां पर बात करेंगे तो यहां पर मेरे पास ये होना चाहिए p raised to power 1/2 which is option A। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इस चीज को आपको करने का मुश्किल से 20 सेकंड या 30 सेकंड लगने वाला, बहुत आसान सवाल था, है ना। तो इस तरह के जो सवाल भले आपको लगते हैं सभी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने इसको चीज को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा हुआ होगा, केमिस्ट्री में यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी बोर्ड ढंग से करी हुई है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 25 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन आपके कोई नहीं रोक सकता है, ये आप लिख के लीजिए। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।